बाकी। साल 2016। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। नवंबर की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर नहीं, हिम्मत भी जमा दे। रात के 11:15 बज चुके थे। रमेश की पुरानी एम्बेसडर टैक्सी पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरा चीर नहीं पा रही थी, बस सफ़ेद दीवार की तरह आगे अटक जाती। सड़क ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसे आधा बनाकर छोड़ दिया हो, न किनारा साफ, न मोड़ का अंदाज़ा। रमेश स्टीयरिंग को कस कर पकड़े था। पूरा दिन खराब गया था। सुबह से एक भी ढंग की सवारी नहीं मिली। ऊपर से माँ की तबीयत। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर इस महीने दवा नहीं आई तो संभालना मुश्किल होगा। रमेश ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी तस्वीर को देखा। बस एक सवारी और मिल जाए भगवान, वो बुदबुदाया। और जैसे पहाड़ सुन लेते हैं, अगले ही मोड़ पर उसे कोहरे के बीच एक आकृति दिखी। भाग 2, भैरव घाट का नाम। वो लड़की सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। सफ़ेद सलवार कमीज़, दुपट्टा ढीले से लटका हुआ, बाल खुले, इतने लंबे कि पीठ ढक जाए। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रमेश ने ब्रेक मारा। टायरों की आवाज़ कोहरे में कहीं गुम हो गई। बहन जी, इस वक्त? उसकी आवाज़ खुद उसे अजनबी लगी। लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस बहुत धीरे से बोली, मुझे भैरव घाट तक छोड़ दीजिए। नाम सुनते ही रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भैरव घाट, वो जगह जहाँ 3 साल पहले बारिश की एक रात में पूरा का पूरा गांव पहाड़ के नीचे दब गया था। सरकार ने उस इलाके को असुरक्षित घोषित कर दिया था। वहाँ तो अब कोई नहीं रहता, रमेश ने कहा। इस बार लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें, न डर, न भाव, न चमक, बस खाली। मुझे जाना ही होगा, उसने कहा। एक पल को रमेश को लगा जैसे गाड़ी का इंजन भी रुक गया हो। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और दरवाज़ा खोल दिया। भाग 3, सन्नाटा बोलने लगा। गाड़ी चल पड़ी। पूरे सफ़र में सिर्फ इंजन की आवाज़ थी। लड़की ना हिली, ना इधर देखी, ना उधर। रमेश ने रेडियो चलाने की कोशिश की, बस स्टैटिक। पीछे शीशे में उसे कुछ अजीब लगा। लड़की की परछाई ठीक से दिख नहीं रही थी। उसने शीशा ठीक किया, अब वो थी। कुछ मिनट बाद फिर वही, गायब। रमेश का गला सूख गया। आप वहीं रहती थी? उसने डर को दबाते हुए पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वो बोली, मैं वहीं मरी थी। रमेश ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी। क्या बोला आपने? उसकी आवाज़ कांप रही थी। लड़की मुस्कुराई, पहली बार। ड्राइवर साहब, उस रात भी टैक्सी वाला आप ही थे। भाग 4, यादों का भूस्खलन। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए। 3 साल पहले, वो रात, मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से गिरती मिट्टी और एक लड़की, बिल्कुल यही सफ़ेद कपड़े। उसने उसे भैरव घाट छोड़ा था। सुबह खबर आई थी, पूरा इलाका बह गया, कोई जिंदा नहीं बचा, कोई लाश नहीं मिली। रमेश की सांस तेज हो गई। अगर तुम मर चुकी हो, वो फुसफुसाया, तो मेरी गाड़ी में कौन बैठा है? लड़की की आवाज़ अब कान के पास थी। मैं वही हूँ जो रास्ते में रह गई थी। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। जब आंख खुली, टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी थी। इंजन बंद, पीछे सीट खाली। सीट पर सिर्फ गीली मिट्टी और एक टूटी चूड़ी। अगले दिन स्थानीय अखबार में छपा, भैरव घाट में 3 साल पुरानी लाश मिली। पहचान, सफ़ेद सलवार कमीज़, टूटी चूड़ियाँ। नीचे छोटा सा नोट, स्थानीय टैक्सी ड्राइवर रमेश सदमे में है, कह रहा है, मैंने उसे कल ही छोड़ा था। आखिरी पंक्ति, कुछ रास्ते सवारी नहीं, अधूरी आत्माएं ढोते हैं। गहरी रात की जिंदगी। अखबार में छपी खबर सिर्फ एक दिन की सनसनी थी। दूसरे दिन सब कुछ फिर सामान्य हो गया।
लेकिन रमेश के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहा। गांव के लोग जब उसे देखते तो बातें धीमी कर लेते। कोई कहता उस पर असर हो गया है, कोई फुसफुसाता रात में भूत दिख गया होगा। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस रात रमेश ने क्या खोया। उसने माँ को देखा जो बिस्तर पर लेटी बस उसे घूरती रहती थी। तू रात में फिर गया था? माँ ने पूछा। रमेश चुप रहा। माँ ने आंखें बंद कर ली और कहा, कुछ सवारियां किराया नहीं देती, वो जिंदगी ले लेती हैं। भाग 6, रात की आदत। घटना के बाद रमेश ने दिन में टैक्सी चलानी बंद कर दी। सिर्फ रात, हमेशा 11:45 के बाद। उसी वक्त जब पहली बार वो लड़की मिली थी। उसका मन नहीं करता था, फिर भी हाथ अपने आप चाबी घुमा देता। रात में सड़कें उसे बुलाने लगीं। हर मोड़ पर उसे लगता कोई खड़ा है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर भी पीछे सीट से कभी-कभी गीली मिट्टी की गंध आती। भाग 7, माँ की मौत और आखिरी बात। एक ठंडी सुबह माँ ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने रमेश का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ अजीब तरह से ठंडी थी। अगर वो लड़की फिर मिले तो उसे पूरा रास्ता देना। अधूरी मंजिल सबसे ज्यादा डरावनी होती है। माँ की आंखें बंद हो गईं। उस रात रमेश फिर टैक्सी लेकर निकला। पहली बार पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन शीशे में कोई नहीं दिख रहा था। भाग 8, पहली आत्मा। कहाँ जाना है? रमेश ने पूछा। पीछे से आवाज आई, जहां से गिरा था। रमेश के हाथ कांप गए। सड़क अपने आप मुड़ गई। वो जगह आई जहां सालों पहले एक बस खाई में गिरी थी। रमेश ने ब्रेक लगाया। पीछे सीट पर एक भीगा हुआ स्कूल बैग पड़ा था। अगली सुबह अखबार में खबर थी, 12 साल पुराने हादसे में एक बच्चे की हड्डियां मिली। रमेश समझ गया, वो अब सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा। भाग 9, भैरव घाट का सच। एक रात कोहरा असामान्य रूप से घना था। टैक्सी खुद ब खुद भैरव घाट की ओर बढ़ी। वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी सड़क, सूखे पेड़ और मिट्टी। अचानक वो लड़की सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था। मैं अकेली नहीं थी, उसने कहा। पूरा गांव रास्ते में मर गया था, किसी को घर नहीं मिला। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं क्या हूं? उसने पूछा। लड़की बोली, तुम रास्ता हो। भाग 10, आखिरी सवारी, रमेश की। उस रात रमेश ने देखा पीछे सीट पर बहुत से लोग थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सभी चुप, सभी इंतजार में। रमेश ने टैक्सी चलाई, एक एक कर सब उतरते गए। आखिर में सिर्फ वही लड़की बची। अब? रमेश ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। अब आपकी बारी। टैक्सी रुकी। रमेश उतरा। पहली बार उसे ठंड नहीं लगी। अगली सुबह सड़क किनारे एक पुरानी एम्बेसडर टैक्सी मिली। ड्राइवर सीट खाली। डैशबोर्ड पर हनुमान जी की तस्वीर और एक पर्ची। कुछ रास्ते सवारी नहीं, मुक्ति ढोते हैं। आखिरी पंक्तियां। आज भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में अगर रात 11:45 पर कोहरे में टैक्सी दिखे तो लोग कहते हैं वो रमेश है जो अब भी अधूरी आत्माओं को घर पहुंचा रहा है। जो रास्ते बनते हैं। भाग 20, 2 टैक्सियां। गांव वालों ने पहले इसे इत्तेफाक समझा। एक पुरानी एम्बेसडर टैक्सी, जिसे सब रमेश की गाड़ी कहते थे, और उसके बगल में एक नई सफ़ेद टैक्सी। दोनों हर सुबह सड़क किनारे खड़ी मिलती। इंजन ठंडा, दरवाजे बंद, ड्राइवर नहीं। लेकिन हर रात दोनों गाड़ियां गायब रहतीं। लोगों ने नोटिस किया, दोनों के डैशबोर्ड पर एक जैसी हनुमान जी की तस्वीर थी और नीचे एक ही वाक्य लिखा था, रास्ते कभी खाली नहीं रहते। भाग 21, अमन का बदलता शरीर। अमन अब दिन में दिखाई देता था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी आंखें हर वक्त सड़कें तलाशतीं। वो लोगों से कम, मोड़ों से ज्यादा बात करता। जब कोई उससे पूछता कैसा है, तो वो जवाब देता, आज रास्ता शांत है। धीरे धीरे लोगों ने देखा, अमन की सांस ठंडे कोहरे जैसी हो गई थी। उसके हाथों में अब गर्मी नहीं रहती थी। भाग 22, पहली सवारी, एक जिंदा इंसान। एक रात सफ़ेद टैक्सी रुकी।
इस बार सवारी जिंदा थी। नाम सीमा, उम्र 32। वो पहाड़ से फिसलकर रास्ता भटक गई थी। प्लीज बस गांव तक छोड़ दीजिए, वो रोते हुए बोली। अमन ने शीशे में देखा। ड्राइवर सीट पर रमेश की परछाई थी। ये जिंदा है, अमन ने फुसफुसाया। रमेश बोला, रास्ते कभी फर्क नहीं करते। टैक्सी चल पड़ी। सीमा ने पीछे देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसे लगा कोई बैठा है। भाग तेज, जिंदा और मरे का फर्क। रास्ते में सीमा को आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चों की हंसी, किसी औरत का रोना, किसी बूढ़े की सांसें। ये क्या है? वो चिल्लाई। अमन बोला, जो रास्ते में छूट गया वो साथ चलता है। अचानक टैक्सी रुकी। सामने एक टूटा हुआ स्कूल। रमेश की आवाज आई, यहीं उतरना है। सीमा कांप गई। मेरा गांव तो आगे है। अमन ने पहली बार ड्राइवर की तरह कहा। कुछ लोग अपने डर के पास उतरते हैं। स्कूल के अंदर एक टूटा कमरा था। दीवारों पर पुराने बच्चों के नाम। सीमा रोने लगी। यहीं मेरी बहन मरी थी, वो फुसफुसाई। मैं उसे छोड़कर भाग गई थी। तभी एक बच्ची की परछाई दीवार से निकली। उसने सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा चीखी नहीं, बस बैठ गई। जब वो बाहर आई, उसकी आंखों में डर नहीं था, सुकून था। भाग 25। अमन समझने लगा। अमन ने पहली बार महसूस किया, रास्ता सजा नहीं देता, वो सच के सामने खड़ा करता है। रमेश ने कहा, हर ड्राइवर मौत नहीं ढोता, कुछ माफी ढोते हैं। भाग 26। तीसरी टैक्सी। कुछ महीनों बाद लोगों ने तीसरी टैक्सी देखी। पीली, पुरानी नहीं, नई भी नहीं। वो रात में सिर्फ एक बार दिखती। उसके शीशे पर कोई तस्वीर नहीं थी, बस लिखा था, देखने वाले के लिए। भाग 27। अमन की परीक्षा। एक रात अमन की टैक्सी रुकी। पीछे सीट पर उसकी माँ बैठी थी, जिंदा, सांस लेती हुई। अमन, उसने कहा। अमन कांप उठा। ये असली नहीं है, उसने कहा। रमेश चुप रहा। माँ बोली, अगर उतर जाऊं तो तू वापस आ जाएगा। अमन की आंखें भर आईं। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। भाग 28। रास्ता बनने का अर्थ। रमेश ने धीरे से कहा, अब तुम समझे, रास्ता बनने का मतलब सबको उतारना नहीं, कुछ को जाने देना होता है। सफ़ेद टैक्सी आगे बढ़ गई। पीछे सीट खाली हो गई। भाग 29। आज की सच्चाई। आज उत्तराखंड की पहाड़ियों में 3 टैक्सियां चलती हैं। एक जो आत्माओं को घर पहुंचाती है, दूसरी जो जिंदा लोगों को सच दिखाती है, तीसरी जो सिर्फ उन्हें दिखती है जो पूछने की हिम्मत रखते हैं। पार्ट 4 की आखिरी पंक्ति। हर इंसान किसी न किसी दिन सवारी बनता है, लेकिन कुछ लोग रास्ता बन जाते हैं।